नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी पॉइंट एट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका बहुत इंतज़ार रहता है सबको, और वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, वो कितना था? 2350 से लेके 1750 तक। ठीक है। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 1500 बीसी के आसपास की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। अब सबसे ज़रूरी बात ये कि यह पहली व्यवस्थित सभ्यता थी। ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार इसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी क्या? हाँ थी ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी पहले। ठीक है। पर जो व्यवस्थित सभ्यता थी ना, वो थी अपनी भारतीय की हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और इसके पहले हमने ये देखा था कि जो हड़प्पा आता है ना, उसमें ये कौन से इतिहास में, मतलब कौन से पार्ट में ये आता है। ठीक है। तो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये जो आता है ना, वो आता है प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। अगर आप लोग भूल गए तो एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। एक हमने जो पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में कि प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला आता है प्री हिस्ट्री, दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री। आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है। प्रोटो हिस्ट्री वाला, आदि इतिहास का, जिसके अंदर क्या आती है? हड़प्पा सभ्यता आती है। ठीक है। अब इसमें क्या था, हमने जो पहले क्या पढ़ा था कि पुरातात्विक साक्ष्य तो हमको मिले थे। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता भी मिले थे। पर जो प्राक इतिहास में हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे और जो लिखित साक्ष्य हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है। पर जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसमें हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल मिले हैं भाई। पर इसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है। इसकी भाषा क्या थी, उस जमाने के लोग अ को कैसे लिखते थे, इमली को कैसे लिखते थे, ज्ञानी को कैसे लिखते थे, ये हमको पता नहीं है। ठीक है। लिखा तो है, कुछ तो लिखा है, पर ये हम पढ़ नहीं पाए कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या शब्द मतलब होता है। तो ये जो सब है ना, वो आखाई में आती है, आदि इतिहास में आती है। और जो हड़प्पा काल पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पूरे ख़त्म होने के बाद हम जो फिर पढ़ेंगे, तो वो आएगी ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है। ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा, जो कि जैन, बौद्ध, महाजनपद काल, इसमें जो जो भी चीज़ें है ना, वो सारी जो साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है। और लिखित साक्ष्य भी हमको मिले हैं, उसको हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है। जैसे स्तंभ मिले थे, उसके बाद में उन्होंने दीवारों पे खुदवा रखा था, मोहरें मिली थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम जब उस टॉपिक पे जाएंगे, बौद्ध जैन महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, जब हम वो पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, मतलब कि आदि इतिहास पे, मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री पे, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, पर इसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है। चलो, ये आ गया हमारा आदि इतिहास पे। ठीक है। मतलब कि प्रोटो हिस्ट्री पे। अब इसमें क्या अभी हाल अपन ने पढ़ा है कि पुरातात्विक खुदाई तो मिली है भाई। ठीक है। जिसमें अपन को लेख भी मिले हैं, अभिलेख मिले हुए हैं, सर्वाधिक ग्रंथ मिले हैं, पर इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। अब देखिए, अपन यहाँ से अब शुरू करते हैं। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब जो इसकी जो लिपि थी ना, वो कौन सी लिपि थी? वो थी भावचित्रात्मक लिपि। ठीक है। जो 400 से 500 इसके संकेत मिलते हैं अपन को। ठीक है। अब कैसे संकेत मिलते हैं? ईंट मिलती है अपन को यहाँ पे, मनके मिलते हैं, मृदबांड मिलते हैं, और अधिकांश जो मिलती है ना, वो मोहरे मिलती है। और जो मोहरे बनी होती है वो काहे की बनी होती है? सेल खड़ी की बनी होती है। और इसकी के साथ में यू अक्षर और मछली के चित्र ज़्यादा मिले हैं अपन को यहाँ पे। ठीक है। एक अपन टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि लिखने का तरीका क्या होता था। ठीक है। लिखने के तरीके पर विवाद। कुछ लोग का मानना है कि ये दाएं से बाएं लिखते थे, और कुछ लोग का मानना है कि दाएं से बाएं, और एक का मानना है बाएं से दाएं लिखते थे। देखिए, आज भी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं तो अपन हिंदी ऐसे लिखा जाती है। पर अगर अपन उर्दू लिखते हैं या उर्दू पढ़ते हैं तो अपन ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है। जो हिंदी लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाएगी, इस साइड से। ठीक है। और जो उर्दू लिखी जाएगी ना, वो इस साइड से लिखी जाएगी, उल्टी लिखी जाती है। तो हो गया ना, इधर दाएं से बाएं और इधर बाएं से दाएं। तो इसके ऊपर भी एक था
अब अगला जो टॉपिक आता है अपना वो आता है, और अगर जो इंसान, ठीक है, जो इंसान दाएं से बाएं लिखता था, ठीक है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ठीक है, उस जो फ्रेडन जो शैली होती थी ना, उसको बोला जाता था ब्रुस्टोफ्रेडन शैली। क्या बोला जाता था? ब्रुस्टोफ्रेडन शैली, ठीक है। अब जो कौन कौन सी नदी घाटी सभ्यता थी, ठीक है, अब ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो सबसे पहले हुआंगो नदी घाटी, ठीक है, किसकी सभ्यता थी ये? चीन की सभ्यता थी। सिंधु नदी घाटी, ठीक है, ये थी अपने हड़प्पा की सभ्यता। दजला फरात घाटी, ये थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और नील नदी घाटी, ये थी मिस्र की सभ्यता, ठीक है। देखिए, उसके बाद में जो हड़प्पा, इन सभी में से सबसे विकसित और सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी सभ्यता आपने पढ़ी है अभी? सबसे पहली पढ़ी हवांगो नदी घाटी सभ्यता। कहाँ की थी भाई? चीन की सभ्यता थी। मतलब कि चीन में भी उस जमाने में लोग रहते थे। सिंधु नदी घाटी, जो हड़प्पा की सभ्यता थी, जो अपना पंजाब हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ये जो इलाका था अपना उत्तर प्रदेश वगैरह सब, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। दजला फरात, जो मेसोपोटामिया, जो इराक की जो सभ्यता थी, मतलब कि इराक में भी लोग उस टाइम पे रहते थे, ठीक है। और नील नदी घाटी की जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है। तो ये सारी सभ्यता थी। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज का कार्य, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था पहले भी। इसके जो सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। उसके बाद में महानिर्देशक, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने थे सर्वप्रथम थे इसके भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के। और जो इनके जो महानिर्देशक थे, जो इनके अंडर में काम करते थे, वो कौन थे? जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के अंडर में भी काम करते थे दो जने। पहले जो थे वो थे दयाराम साहनी, ठीक है, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में, ठीक है। और ठीक 1921 के अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जो भारत में पुरातात्विक प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करने का जो कार्य होता है, ठीक है, जो पुराने पुराना जो चीज़ें होती है ना, उसको खोजने का जो कार्य होता है ना, वो कौन करता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके जो सबसे सर्वप्रथम जो थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। कब थे ये? 1861 में, ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है ये। उसके अंडर में काम करते थे। ये समय के साथ साथ आगे बढ़ते गए, ठीक है। उनके जो महानिर्देशक थे, ठीक है, वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। उनके अंडर में दो जने काम करते थे। पहले थे दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। राखलदास बनर्जी 1922 में, जिसने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब देखिए, ये नामकरण अब होता क्या है? नामकरण मतलब कि हम हड़प्पा को किस किस नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। उसके बाद में इसको एक और नदी से नाम से बोला जाता है, वो आती है सिंधु सभ्यता भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। और प्रथम नगरीय क्रांति भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा आता है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता बोला जाता है इसको क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। क्यों बोला जाता है वो समझो। क्योंकि ये जो बसा था ना, ये सिंधु नदी के नदी के पास में बसा था, ठीक है। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सिंधु और सरस्वती के बीच में बसा हुआ था। और अपने को पता है 1947 जिसमें अपना भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में, जब तक जो थे ना वो 40 बस्तियों के ब्रह्मांड मिले थे। पर आज अपन 2020 में बैठे हैं कोरोना वायरस के अंदर, ठीक है। आज जो बस्ती है ना वो है 1500 से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में आता है
सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी मतलब क्योंकि ये पूरी घाटी थी ना यार एक, क्योंकि मतलब इधर नदी थी, इधर नदी थी, और ये जो नदी के बीच में जो थी उसको इसलिए पूरा बड़ा इलाका था, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। अभी भाई कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तांबा और टीन दोनों से मिला के क्या बनाया था, कांसा बनाया था। ठीक है, याद रखना भाई, तांबा प्लस टीन को मिला के कांसा बनाया गया था, इसीलिए इसको बोला क्या जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। और ये पहली थी प्रथम नगरीय क्रांति। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नगरों का उदय हुआ था। ठीक है, नगर, लोगों नगर में रहने लग गए थे। ठीक है, आगे समझे कि क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कालक्रम। कालक्रम क्या होता है, देखिए कालक्रम मतलब कि कालक्रम मतलब कि होता है एक कार्बन, रेडियो कार्बन एक विधि होती है जिसको अपन बोलते हैं C14 विधि। ठीक है, अब C14 विधि के हिसाब से अपन इसको 3 भागों में बांटा गया है हड़प्पा काल को। ठीक है, पहला आएगा पूर्व हड़प्पा चरण, फिर परिपक्व हड़प्पाई चरण मतलब कि बीच वाला, और सबसे लास्ट में आएगा उत्तर हड़प्पाई चरण। ठीक है, जो सबसे पहला जो चरण आएगा वो आएगा अपना लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा जो आएगा वो आएगा 2600 से लेके 1900। तीसरा जो आएगा 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये किसके हिसाब से बता रहे हैं अपनों को, रेडियो कार्बन विधि के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, परंतु परंतु जो हम लेके चलते हैं ना, वो कौन सा लेके चलते हैं, C14 विधि 2350 से लेके 1750 तक। और एक और बात आप ध्यान से सुनना, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, 2350 से लेके 1750 तक, बस। ठीक है, अब देखिए कुछ इतिहासकार का मानना है, सबने बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, सबने अपना अपना मत दिया है। ठीक है, सबसे पहले तो कौन थे, सर मार्टिमर विलियम। ठीक है, सर मार्टिमर विलियर। दूसरे थे DP अग्रवाल। तीसरे थे मैके। चौथे थे मंशाल। ठीक है, मार्टिमर विलियम का जो था वो था, उन्होंने बोला था 2500 से 1520। ठीक है, DP अग्रवाल का मानना था 2350 से 1750, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, मैके ने बोला था 2800 BC से लेके 2500 BC तक। ठीक है, और मार्शल ने बोला था 3250 से लेके 1750। इन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक पूरा ही बता दिया। ठीक है, अपने को जो लेके चलना है वो चलना है क्या, 2350 से लेके 1750 तक। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद में सिंधु सभ्यता। ठीक है, कौन कौन से इलाके में ये थी वो अब देखते हैं अपन। सिंधु सिंधु सभ्यता में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते थे, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, पहले भूमध्य सागरीय, दूसरे, तीसरे कौन थे, मंगोलाइट, चौथे थे अल्पाइन। अब देखिए होता क्या है, जो पहले थे ना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये कहाँ पे रहते थे, सिंधु क्षेत्र में आने वाली जाति को बोला जाता था अपन प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र था ना, उसमें जो जाति आती थी उसको बोला जाता था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। भूमध्य सागरीय जो होते थे वो होते थे मेडिटेरियन सी के जो आसपास के जो लोग रहते थे वहाँ पे। मंगोलाइट जो होते थे वो उप हिमालय मतलब हिमालय के उधर वाले जो इलाके में जो रहते थे ना, आज का जो हिमालय उधर जो लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता था, मंगोलाइट बोला जाता था। और अल्पाइन जो मध्य गंगा और निम्न गंगा के बीच में जो रहते थे उनको बोला जाता था अल्पाइन। ठीक है, 4 तरह के लोग थे। पहले थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइट और अल्पाइन। ठीक है, अब देखिए कुछ जैसे लिपि, नगर नियोजन, ईंट, पूजा भवन और मोहर के आधार पे मेसोपोटामिया को और हड़प्पा को दोनों को अपन ने डिवाइड किया है। ठीक है, लोग कहते थे विदेशी मत जो थे वो कहते थे मेसोपोटामिया से बहुत अच्छी सभ्यता थी,
और हमारा मानना था कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो बहुत अच्छी सभ्यता थी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सभ्यता कैसी क्या थी। सबसे पहले देखा जाता है लिपि के आधार पे। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसको वहाँ पे किलाक्षर लिपि होती थी, और अपनी जो लिपि होती थी वो भावचित्रात्मक लिपि होती थी। वहाँ का जो नगर नियोजन होता था वो कम विकसित था। ठीक है, अपना जो हड़प्पा का जो था वो ज़्यादा विकसित था। जो ईंट होती थी ना वो मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का उपयोग होता था। ठीक है, और अपने यहाँ पे जो हड़प्पा में पक्की ईंटों का उपयोग होता था। पूजा भवन, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पर अपने हड़प्पा में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, जो मोहर होती थी वो आप मेसोपोटामिया में कौन सी मोहर होती थी, वो होती थी बेलनाकार। ठीक है, और अपने यहाँ पे जो मोहर होती थी वो होती थी चौकोर मोहर। ठीक है, तो अपन किस हिसाब से कह सकते हैं कि जो हमने मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे हमने कॉपी करा है हड़प्पा सभ्यता को? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अलग चीज़ है। अपन बहुत ज़्यादा विकसित थे। ठीक है, अपने यहाँ पे बहुत आगे थे अपन। अपने यहाँ पे पक्की ईंटों का उपयोग होता था। ठीक है, अपने यहाँ पे चौकोर मोहर होती थी। उसके बाद में जो अपनी जो लिपि होती थी वो भावचित्रात्मक लिपि होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो अलग सभ्यता थी, थोड़ी हल्की फुल्की, और जो हड़प्पा की थी वो अलग थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला टॉपिक। अब ताम्र पाषाणी कृषि संस्कृति हड़प्पा का विकास करा है। ठीक है, देखिए अब कौन कौन सी संस्कृति आती है वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बलूचिस्तान में जो संस्कृति थी वो कौन सी संस्कृति थी भैया? कुल्लीनाल संस्कृति। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अभी संस्कृति। ठीक है, याद रखना, संस्कृति पढ़ रहे हैं। ठीक है, बलूचिस्तान की कुल्लीनाल संस्कृति, राजस्थान में सोथी संस्कृति, ठीक है, चन्नू दड़ों में झूकर झाकर संस्कृति, और हड़प्पा में सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु संस्कृति, ठीक है, और सोथी संस्कृति। कौन सी? सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति में अपने को एक चीज़ कॉमन मिली है। क्या चीज़ कॉमन मिली है? जिसमें एक मटके के ऊपर, ठीक है, ये एक मटका है, ये मैंने डायग्राम बनाया है आपके लिए। ये मटके के ऊपर रस्सी और फूल पत्ती, जो पत्ती है, ठीक है, उसको एक जैसा बनाया है। किस किस में? सिंधु संस्कृति में और सोती संस्कृति में। देखिए हमने भी चार तरह की संस्कृति पढ़ी है। कौन कौन सी संस्कृति पढ़ी है भैया? सबसे पहले पढ़ी है कुल्लीनाल संस्कृति। कहाँ की थी ये? बलूचिस्तान की। दूसरी थी सोती संस्कृति। कहाँ की थी? राजस्थान की। झूकर झाकर संस्कृति जो थी चन्नूदड़ों की थी। सिंधु संस्कृति थी वो थी हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हड़प्पा की। और जो सिंधु संस्कृति थी और सोती संस्कृति थी इस पे एक मटका मिला है जो कॉमन था, रस्सी मिली है और पत्ती का चित्र मिला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन देखते हैं भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भौगोलिक विस्तार क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो इलाका था ना हड़प्पा का वो कितना बड़ा था। ठीक है, वो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जो पहले अपन ने जो नापा था ना वो था हड़प्पा का 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पर आज का जो इलाका बढ़ गया ना ये हो गया 20 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आज़ादी के बाद अधिकांश खुदाई भारत में हुई है। कहाँ पे हुई है भैया? भारत में तो हुई है। भारत बहुत बड़ा है, भारत में हुई है, पर भारत के गुजरात राज्य में हुई है। कहाँ? कितनी परसेंट? 80% जो खुदाई है वो गुजरात में हुई है, और सरस्वती और उसकी सहायक नदी के आसपास हुई है। ठीक है, ये इसका भौगोलिक विस्तार था। देखिए मैंने एक हल्का फुल्का मैप बनाया है। ठीक है, जो ऊपर हिमालय का यहाँ था ना, ये देखिए ये जो था हिमालय, यहाँ पे था मांडा। ठीक है, ऊपर क्या था? नॉर्थ में, उत्तर में मांडा। इधर जो था पश्चिम में, ठीक है, वो था अलग। ठीक है, देखिए इसका एक मैंने छोटा सा मैप बना रखा है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर जो था अपने हिंदुस्तान के नक्शे में वो था मांडा। ठीक है, इधर था सुक्कांगेडोर। ठीक है, पूरब में जो था वो था आलमगीरपुर। ठीक है, और नीचे जो था वो था देमाबाद, मतलब कि
ऊपर में क्या था, उत्तर में, नॉर्थ में, ठीक है, मांडा। ईस्ट में जो था, या पूरब में बोल सकते हैं, आलमगीरपुर। वेस्ट में जो था सुक्कांगेडोर। और दक्षिण में जो था, ठीक है, जो साउथ में अपन जिसको बोलते हैं, वो था देमाबाद। ठीक है, कहाँ से कहाँ था, किसका फैला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। ठीक है, अब क्षेत्रफल के आधार पे विस्तार। ठीक है, अब देखिए, अपन ने नाम सुने हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, बहुत सारा नाम सुने। अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार बड़ा कौन था उस ज़माने में, या उस टाइम पे कौन सी चीज़, कौन सा इलाका बड़ा था। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा था ना वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद था हड़प्पा, उसके बाद था राखीगढ़ी, और उसके बाद था धोलावीरा। अब अपन इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, इसको याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक है, राखीगढ़ी और धोलावीरा। ठीक है, तो क्या हो गया है, महाराधा। ठीक है, एक नाम याद कर लो आप, राधा जी का नाम तो अपन ने सबने सुना ही है, कृष्ण भगवान की राधा। ठीक है, अपन नाम याद कर लो, महाराधा। म से मोहनजोदड़ो, ह से हड़प्पा, रा से राखीगढ़ी, धो से धोलावीरा। ठीक है, और एक और चीज़, हाल ही के खोजों के अनुसार जो राखीगढ़ी है ना, कौन सा राखीगढ़ी, तीसरे नंबर का महाराधा में जो है राखीगढ़ी, वो सबसे बड़ा माना जाता है हाल ही के खोजों के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो टॉपिक अपना ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं। टॉपिक वही है पर आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पढ़ना है, बड़ा मज़ा आएगा। अब सबसे बड़ी जो विशेषता है, पहली अपन देखते हैं, वो आती है नगर नियोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था ना कि नगर को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला जो भाग था वो था पश्चिमी भाग, दूसरा जो भाग था वो पूर्वी भाग हुआ था करता था। ठीक है, जो पश्चिमी भाग था ना, वो ऊंचाई पे था, मतलब यहाँ ऊंचाई पे था। ठीक है, इसकी जो हाइट थी ना वो ज़्यादा थी। ठीक है, जो पूर्वी भाग था वो नीचे था। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये ऊपर था, ये नीचे था, ये ज़मीन अपनी। ठीक है, ये ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। जो पश्चिमी भाग था वहाँ पे दुर्ग बने थे, टीला था, टीला टाइप बने थे। ये देखिए, ये टीला डायग्राम बना रखा है ना मैंने, ये टीला था, दुर्ग मतलब किले बने हुए थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जो लोगों जो रहते थे ना, जो आवास क्षेत्र था वो था पूर्वी भाग में, जो नीचे की तरफ था। ठीक है, ये नीचे की तरफ, जो पर कुछ कुछ जगह अपवाद भी है। ठीक है, और वो अपवाद कहाँ पे है, सबसे पहला अपवाद है धोलावीरा में। ठीक है, वहाँ पे उत्तर, मध्य और नीम, अपन ने अभी क्या पढ़ा है, नगर नियोजन जो था वो दो भागों में था, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। पर जो धोलावीरा है ना, वहाँ पे उत्तर था, मध्य था और निम्न था, मतलब कि ऊपर था, नीचे था और फिर नीचे था, तीन भाग में ये धोलावीरा में बना हुआ था। ठीक है, नगर नियोजन। दूसरा देखते हैं, पश्चिम भाग दुर्गीकृत है। ठीक है, अपन ने अभी हाल देखा, ये जो पश्चिम भाग है ना, ये वाला, ठीक है, ये दुर्गीकृत था, ये वाला। ठीक है, पश्चिम भाग दुर्गीकृत था, पर इसमें भी कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे अपवाद है। देखिए, जैसे कि चन्नू दड़ों में क्या था, कोई दुर्ग ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, अब दुर्ग नहीं था तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मनके के कारखाने। ठीक है, मनके का कारखाना था, लिपस्टिक था, आभूषण था, यहाँ पे कागजल, गंगा, उस्तरा। ठीक है, मिट्टी से बनी हुई पाइप नुमा पकी हुई नाली यहाँ पे मिली अपन को। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी, किसकी, चन्नू दड़ों की, वो जो खोज हुई थी ना वो हुई थी 1931 में, और मजुमदार ने करी थी इसकी खोज 1931 में। ठीक है, अब ये अफवाद था एक, क्या था पहला अफवाद, अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ ये रहे हैं कि पश्चिम भाग दुर्गीकृत था, अपन ने ये पढ़ा था। ठीक है, पर दो जगह, ठीक है, दो जगह ऐसी थी जहाँ पे पश्चिम भाग दुर्गीकृत नहीं था। पहला था चन्नू दड़ो, ठीक है, वहाँ पे कोई दुर्ग ही नहीं था। और दूसरा है कालीबंगा, यहाँ पे भी दुर्ग नहीं था। ठीक है, और जो चन्नू दड़ो की जो खोज की थी वो मजुमदार ने करी थी 1931 में।
और जो कालीबंगा की जो खोज हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 1951 में। और इसकी जो खोज करी थी वो करी थी अमलानंद घोष ने। हम इनके बारे में बिल्कुल अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे, चन्नू के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। जो अगला जो वीडियो बनेगा ना वो सब सेपरेट बनेगा, अलग अलग सबका टॉपिक का, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमको कालीबंगा से क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं। खेती का प्रमाण मिला है अपने को, अग्निकुंड मिले हैं, वेदिकाएँ मिली है, जुते हुए खेत मिले और समाधान मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कालीबंगा में ये देखते हैं अपन। जो पश्चिमी भाग था और पूर्वी भाग था, ठीक है, ये दोनों अलग 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 वो थे, दुर्गीकृत थे, ठीक है। समझ में आए? लोथल में क्या था, तीसरा जो था लोथल, लोथल मतलब कि जहाँ से ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। दोनों एक ही साथ दुर्गीकृत था, ठीक है। जो पश्चिमी भाग था वो, ठीक है, और जो पूर्वी भाग था वो दोनों एक साथ दुर्गीकृत था, ठीक है। और जो लोथल की जो खोज करी थी वो करी थी एस आर राव ने 1954 में, ठीक है। अब देखते हैं लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, गोदीवाड़ा, जल प्रबंधक, रंगाई कुंड और अग्निकुंड। अब ये है क्या, ये चीज़ें हमको लोथल से मिली है। क्या क्या मिला है अब देखते हैं वापस से, ठीक है। ये चीज़ें अपने को मिली है, सबसे पहले मिली है लघु हड़प्पा मिला है यहाँ पे, क्योंकि हड़प्पा का बहुत ज़्यादा क्षेत्र लोथल में पड़ता था, ठीक है। और लोथल कहाँ पे पड़ता था, ये पड़ता था गुजरात में, ठीक है, समुद्र के किनारे। फिर मोहनजोदड़ो, फिर गोदीवाड़ा, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन मतलब जो जहाज वहाज होते थे, बेड़े बेड़े उस टाइम पे बुलाता था। रंगाई कुंड और अग्निकुंड अपने को यहाँ से मिले, ठीक है। अब देखिए तीसरी चीज़, जो हड़प्पा में जो चीज़ें सड़कें होती थी ना वो समकोण पर काटती थी, ठीक है। समकोण पर काटती थी मतलब कि राइट एंगल के 90 डिग्री के कोण पे वो काटती थी, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जो रोड कट रही है ना, ये कट रही है 90 डिग्री के कोण पे, ये, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे जो दरवाजे होते थे, खिड़की गलियों में खुलते थे, ठीक है। जैसे आज अपने जो दरवाजे होते हैं वो घर के अंदर खुलते हैं, पर वहाँ पे जो दरवाजे और जो खिड़की होते हैं ना, खिड़की तो अपने घर की भी बाहर ही खुलती है, पर उस टाइम पे दरवाजे और खिड़की गलियों में खुलते थे। पर इसका भी एक अपवाद है। अपवाद क्या हो सकता है, आपको सोचो ना, लोथल, क्योंकि लोथल जो था ना वहाँ से बहुत सारे जहाज आते थे, ठीक है। वहाँ से सामान आता जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो वहाँ पे जो होते थे वो मुख्य सड़क पे खोले जाते थे, ठीक है। अब देखते हैं समुचित जल निकासी की व्यवस्था, ठीक है। समुचित जल निकासी की व्यवस्था मतलब हर जगह नाली और ये सारी चीज़ें अपने को मिली थी, पर इसका भी एक अपवाद है। और वो अपवाद क्या है, वो है बनावली। बनावली में कोई जल निकासी का साक्ष्य नहीं है, ठीक है। छठा पॉइंट, यहाँ पे जो लोग होते थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। पर इसका भी एक कुछ अपवाद है। जो अपवाद है वो क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा में क्या थी, कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में अपने देखा है पूर्वी भाग अलग दुर्गीकृत था, पश्चिमी भाग अलग दुर्गीकृत था। जो चन्नू था ना, चन्नू में वक्राकार ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। उसके बाद में अपन और आगे आते हैं। तो देखिए जो अपन ने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो तो हम अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला जो था दास प्रथा, ठीक है। दास प्रथा का प्रमाण हमको हड़प्पा से मिला है, ठीक है। दूसरा मातृ प्रधान था, क्योंकि मातृ प्रधान देखिए होता क्या है ना, किसी के घर पे मम्मी कमाती होगी, किसी के घर पे पापा कमाते होंगे, ठीक है। अब माता प्रधान हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि माता प्रधान इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे नारी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली अपने को, ठीक है। इसलिए हमने माता प्रधान देश मतलब इसको उस टाइम पे बोला था। अब देखिए सती प्रथा, तीसरा सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, हुआ होगा ना सती प्रथा भी। सती प्रथा मतलब कि जिसका पति मर जाता है ना, तो उस औरत को उस पति की
उसके पति की चिता पे, ठीक है, जिंदा जला दिया जाता है, उसको बोला जाता है सती प्रथा। ठीक है। लोथल जो राज्य, मतलब जो लोथल जो था इलाका, वहाँ पे युगल समाधान मिले हैं 3। ठीक है, इसलिए अपन को पता हो कि हो सकता है। उसके बाद में कालीबंगा में भी युगल समाधान मिले हैं। ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पति और पत्नी की मृत्यु एक साथ हो जाएगी। अब वो झेल खा के मर जाएंगे तो अलग बात होगी, पर ऐसा कॉमन नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या थी भैया चौथी? अब देखते हैं सिंधु सभ्यता चौथी। ठीक है। यहाँ के जो लोग होते थे वो क्या होते थे, शाकाहारी होते थे और मांसाहारी भी होते थे। आज भी होते हैं, बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है। आज के लोग, पांचवा आभूषण। आज के लोग में आभूषण अच्छी चीज़ होती है। ठीक है। लड़कियों ने आभूषण के शौकीन होते हैं, लड़कियों ने आभूषण के शौकीन होते हैं। तो वो भी इंसान ही थे ना यार, वो भी आभूषण के शौकीन होते थे। क्या क्या चीज़ें पहनते थे वो? सोना पहनते थे, और चांदी, माणिक्य, मिट्टी के, सीप के, हाथी दांत के बने हुए चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो पहनते थे। उसके बाद में जो दर्पण होता था ना, दर्पण मतलब कांच। ठीक है, जो कांच होता था उसकी जो बॉर्डर होती थी ना, वो कैसे बनी होती थी? तांबे से बनी होती थी। जो कंघी बनी होती थी वो हाथी दांत से बनी होती थी। ठीक है। सुई बनी होती थी वो हाथी दांत से बनी होती थी। अब देखिए, ये हो गया आभूषण। अब जीवन निर्वाह। ठीक है। अब जीवन निर्वाह कैसे करते थे? आज के ज़माने में अपन जीवन निर्वाह कैसे करते हैं? या तो अपन कृषि करते हैं, ठीक है, या फिर पशुपालन कर लेते हैं, या फिर कोई शिल्पकार कर लेते हैं, या फिर कोई बिजनेस करते हैं, या फिर व्यापार करते हैं। आज भी ये होता है। बहुत सारे किसान हैं जो कृषि कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पशुपालन से अपना रोजगार चला रहे हैं। शिल्पकार, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई मिट्टी की चीज़ें बना रहा है, कोई मटका बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई चार्जर बना रहा है। ठीक है। कोई कॉपी किताबें बना रहा है। व्यापार चलता रहता है। दूध बेच दिया, घी बेच दिया, कॉपी किताबें बेच दी, किसी को पढ़ा दिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे भी होती थी। ठीक है। उसके बाद में अब जैसे ही सातवां जो पॉइंट है वो आएगा अपना व्यापार का। ठीक है। अब आज अपन व्यापार नहीं करते हैं क्या? आज अपन चाइना के साथ व्यापार करते हैं, वहाँ से अपन कच्चा माल मंगाते हैं। ठीक है। अमेरिका से अपन मंगाते हैं, पाकिस्तान से मंगाते हैं, देते भी अपन। ईरान में अपन चीज़ें दे देते हैं, पाकिस्तान में दे देते हैं बना के। ठीक है। मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है। ठीक है। तो उस ज़माने में जो हड़प्पा जो काल था उसमें भी होते थे। उनकी जो सबसे ज़्यादा समकालीन जो सभ्यता थी ना, वो ज़्यादातर जो करते थे वो करते थे मेसोपोटामिया से। ठीक है। वहाँ का जो, अब ये अपन को कैसे पता चला है कि यार मेसोपोटामिया से ही वो करते थे? वहाँ का जो एक शासक था ना, जिसका नाम था क्या, सारगोन। ठीक है। उसका एक अभिलेख मिला है। ठीक है। एक अभिलेख मिला है जिसको, जिसमें सिंध को मेलुहा बोला गया है। ठीक है। दिगमोन को फारस की खाड़ी बोला गया है। और माखन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उसमें माखन को क्या बोला गया था। ठीक है। और मेसोपोटामिया में उर और किस जो बोला जाता था वो बोला जाता हड़प्पा की मोहर को। ठीक है। तो जो मोहर का जो नाम था वो क्या था, उर और किस। अब देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने अभी बताया, अपने आज भी अपन करते हैं इंडिया में। ठीक है। उस ज़माने में भी पता था। अब देखिए, निर्यात और आयात होता था। निर्यात किस किस चीज़ को करते थे अपन? सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। ठीक है। हाथी दांत की बनी हुई वस्तु का निर्यात करते थे। आयात किस किस चीज़ों का करते थे? खेतरी होता था जो राजस्थान में मिलता था। कोलार जो कर्नाटक की खान, अपन को पता ही है ना, नाम तो आपने भी सुना ही होगा। कोलार की, कर्नाटक में सोने, मतलब उसकी खान है सोने की। ठीक है। फिर बदतखा जो अफगानिस्तान से अपन चीज़ें लेके आते थे। ठीक है। आयात करते थे। क्या करते थे? चांदी, टीन, ताजबर्द। ठीक है। ये सारी चीज़ें आयात और निर्यात होती थी। अब देखिए, हड़प्पा के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। ठीक है। आज के ज़माने में अपने को भी बहुत सारी फसल का ज्ञान है। ठीक है। पर उस ज़माने में बड़ी बात होती है कि उन ज़माने में उस लोगों को 9 फसल का ज्ञान था। कौन कौन सी थी? गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज भी खाते थे वो। राई भी होती थी, पता है। सरसों का तेल भी लगाते थे वो, और तिल का तेल भी होता था। मतलब कि यह था कि तेल भी है, तरबूज भी खा रहे हैं,
गेहूँ है इसे रोटी के लिए, ठीक है, कपास भी है कपड़े के लिए। मतलब मस्त लाइफ जीते थे वो, ठीक है, टेंशन नहीं लेते थे। जो आज अपन जी रहे हैं ना, उससे अच्छी ज़िंदगी वो जीते थे, खाते पीते थे, ऐश करते थे, ठीक है। क्योंकि तरबूज होता था, राई, सरसों, तिल, सब कुछ होता था वहाँ पे। अब देखिए, जो लोथल से अपन को जो मिला है ना, वो मिला है चावल, ठीक है, रंगपुर से मिला है धान की भूसी, ठीक है, मेहरगढ़ से मिला है कपास, ठीक है। अब उसके बाद में आज के ज़माने में भी अपन पशु पालते हैं, उस ज़माने में भी पशु पालते थे वो। क्या क्या पशु पालते थे? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि, ठीक है। मतलब देखिए, जो दूध देने वाले पशु है ना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, मतलब दूध पीते थे, सब कुछ करते थे। अब देखिए, हड्डी और घोड़े की अस्थियाँ, ठीक है, घोड़े की अस्थियाँ का अपन को मिला है कहाँ से? सुरकोटता से, ठीक है। घोड़े के दांत कहाँ से मिले? रंगई कुंडे से। अब देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से मिली है भैया, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा सुरकोटता से। घोड़े के दांत कहाँ से मिले? तो रानागुंडे से। हालांकि जो सबसे प्रिय पशु होता था ना हड़प्पा काल में, वो कुबड़ वाला सांड माना जाता था। अपन ने एक मूवी देखी थी, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। तो उसमें भी यही बताया था, जो उसमें जो मोहर होती थी, या फिर एक मोहर पे जो कुबड़ वाले सांड का चित्र बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए, ऊँट, घोड़ा, गाय, ऊँट, घोड़ा, गाय, इनको मुद्रा पे नहीं बनाया जाता था उस जमाने में। ऊँट को, घोड़े को और गाय को, ठीक है। उसके बाद में उद्योग, कौन कौन से उद्योग हुआ करते थे वो देखते हैं अपन अब, ठीक है। तो देखिए, वस्त्र उद्योग हुआ करते थे, जो मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा मिला है अपनों को, ठीक है। अब यार देखो, एक लाल रंग का कपड़ा अगर अपन को मिल गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री हो जाएगी, बहुत बड़ा कारखाना हो जाएगा, नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा मिला होगा, जब भी तो अपन ने यहाँ पे लिखा है। मिला है भाई, मिला है, कालीबंगा से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? लाल रंग का कपड़ा मिला था। पर कालीबंगा से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो से अपन को मिला है पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है, ठीक है। पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है, जो कि तिब्बतिया अलंकरण के डिज़ाइन में बनी थी। और वो जो था, उन्होंने शाल ओढ़ रखी थी, ठीक है। और ये जो शाल ओढ़ रखी थी ना, वो रियल असली की शाल नहीं थी कपड़े वाली जो आज अपन ठंड में ओढ़ते हैं, वो नहीं थी। वो डिज़ाइन बनी हुई थी उनके कपड़ों पे, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। तो जो कुम्हार होते थे उस ज़माने में, वो चाक का उपयोग करते थे। ईंट भट्टों का प्रमाण भी अपनों को वहाँ से मिला है। अब देखिए, अगला जो चीज़ हमारे पास है, वो आता है मापन, मतलब नापतोल। आज अपन नापतोल करते हैं, काहे के करते हैं? फुट, क्यूबिक मीटर, ठीक है। सोचो, उस ज़माने में वो लोग फुट और क्यूबिक में नापतोल करते थे, ठीक है। और जो बाट होता था ना उनका, आज आज अपने जो 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 5 किलो का, 100 ग्राम, 50 ग्राम का जो बाट होता है, उसका जो बाट होता था उनका, वो होता था घनाकार में, ठीक है। ये चित्र दे रखा है मैंने घनाकार का, ठीक है। और बाट दो प्रकार के होते थे, ठीक है। पहला होता था निचले स्तर पे, जिसको बोला जाता था द्विभाजन प्रणाली, और उत्तरी स्तर पे बोला जाता था दशमलव प्रणाली, ठीक है। हथियार भी होते थे, आज भी अपने पास हथियार है, AK-47, गन है, चाकू है, तोप है, मिसाइल है। आज क्योंकि आज आधुनिक हो गया, ठीक है, इसलिए। उस ज़माने में क्या क्या हथियार हथियार होते थे? कुल्हाड़ी होता था, ठीक है, एक नंबर चीज़। आरा, खुरपा, खुरपी, छुरा, छुरी, बर्छा आदि, मतलब उनके हिसाब से ठीक था यार। कुल्हाड़ी हो गई, पेड़ काट देते थे। आरा हो गया, गला काट देंगे। छुरा, गला घोट देंगे, ठीक है। सब्जी वब्जी काटने के लिए होते थे सब चीज़ें। उसके बाद में मूर्तियाँ। अब देखिए, आज के ज़माने में मूर्तियाँ अपन नवरात्रि में देखते हैं। माता जी की जो मूर्ति आती है, वो काहे की आती है? मिट्टी की बनी होती है। भगवान की जो मूर्ति बनी होती है मंदिर में, वो पत्थर की मूर्ति बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में जो अपन घर पे जो मूर्ति लाते हैं, वो कोई ना कोई तांबे की मूर्ति होगी, या किसी ना किसी धातु की मूर्ति होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उस ज़माने में मूर्ति बनती थी, पहली जो मूर्ति बनती थी वो काहे की बनती थी? धातु की मूर्ति बनती थी, ठीक है। दूसरी जो मूर्ति बनती थी, वो बनती थी मिट्टी की मूर्ति बनती थी, ठीक है।
उसके बाद में पत्थर की मूर्ति बनती थी। तो जो धातु की जो मूर्ति बनती थी ना, वो बनती थी लॉस्ट वैक्स मेथड से, लुप्त मोम विधि से बनती थी। ठीक है। और क्या क्या था देखो, चन्नू दड़ों में अपन को मिला है इक्का गाड़ी और कांसे की बैलगाड़ी। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि चन्नू दड़ों में क्या क्या मिला है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से मिली थी, तो अपन को लिखना पड़ेगा वहाँ पे चन्नू दड़ों से। ठीक है, देमाबाद से क्या मिला है, कांसे का रथ मिला है। अब देखिए, धातु की हो गई लोस्ट मोम वैक्सिंग से। अब लोस्ट वैक्स मेथड, लुप्त मोम विधि होती है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि मिट्टी का एक खोखला बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी का खोखला, जैसे अपन ने कबूतर देखा है। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ गल्ला, जिसमें अपन पैसे वैसे डालते थे छोटे थे जब, तो उसको उस आकार के मिट्टी के बना लेते थे। उसके अंदर फिर कोई सा भी मेटल, कोई सा भी धातु पिघाल के उसके अंदर डाल देते थे। ठीक है, फिर जब वो धातु जल जाती थी, ठीक है, उस धातु को फिर वो मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के उसको तोड़ के, और वो ऑटोमेटिक बन जाती थी मेटल का। ठीक है, तो ये होती थी लुप्त मोम विधि। अब दूसरी आती है मिट्टी से बनी हुई चीज़। मिट्टी से क्या क्या बनती थी, मानव, जो मानव की जो ठोस मूर्ति बनती थी। ठीक है, जैसे माता जी की मूर्ति बन गई, गणेश जी की मूर्ति बन गई, ये सारी चीज़ें मिट्टी से। पशु की जो मूर्ति बनती थी वो खोखली बनती थी, मैंने अभी हाल बताया आपको। ठीक है, जिसमें अपन पैसे डालते हैं। अब देखते हैं हड़प्पा में काल में मुद्राएं कौन कौन सी होती थी। ठीक है, तो सर्वाधिक जो मुद्रा होती थी वो एक शंगी पशु की होती थी। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो में जो मोहर मिली है, वो मिली है अपन को पशुपति शिव की। ठीक है, वहाँ के जो लोग होते थे ना, आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा और मज़ा भी आएगा। वहाँ के जो लोग होते थे ना, वो शतरंज खेलते थे, जो इसको अपन चेस बोलते हैं आज के ज़माने में। ठीक है, 15 पॉइंट। उनका जो धार्मिक जीवन था, देखो आज अपन पूजा करते हैं गणेश जी की, माता जी की, अल्लाह की, भगवान की, वाहेगुरु की, सबकी। अपन क्रिश्चियन हो गए तो ईसा मसीह जी की अपन पूजा पाठ करते हैं। तो उस ज़माने में भी जो पूजा पाठ होती थी, ठीक है, वो जो पूजा करते थे ना, वो करते थे उर्वरा देवी की पूजा करते थे हड़प्पा में, हड़प्पा काल में। ठीक है, किसकी करते थे, उर्वरा देवी की पूजा। और ये क्या थी, स्त्री के पेट से पौधा निकलने का साक्ष्य अपने को हड़प्पा इसमें मिला है। ठीक है, उर्वरा देवी क्या थी, मतलब उर्वरा देवी की जो मूर्ति थी, ठीक है, उनकी जो नाभि में से एक पेड़ निकल रहा था। ठीक है, उसकी लोगों ने पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा होती थी मोहनजोदड़ो में, और पशुपति शिव का यहाँ पे मिला है। और कालीबंगा में लिंगों की पूजा होती थी। ठीक है, भोलेनाथ जी की। उसके बाद में आज भी अपन पूजा करते हैं वृक्ष पूजा, नीम की पूजा करते हैं अपन आज भी। उस ज़माने में भी होती थी। पीपल की पूजा अपन आज भी करते हैं, उस ज़माने में भी होती थी। अग्नि वेदिकाएँ बनती थी, हवन कुंड जिसको बोला जाता है। ठीक है, कालीबंगा में मिला है और लोथल में मिला है। सातिया, जिसको अपन स्वास्तिक बोला जाता है, ठीक है, ये मिला जाता उस टाइम पे भी ये चलता था। ठीक है, मतलब हड़प्पा काल में भी सातिया था। अब देखिए, समाधान, आज अगर कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, तो अपन उसको क्या करते हैं, जो हिंदू होते हैं वो उसको जला देते हैं, जो मुसलमान भाई होते हैं वो दफना देते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं वो उनके अलग परंपरा से करते हैं। देखिए, अब उस ज़माने में भी क्या होता था, दाह संस्कार होता था। दाह संस्कार मतलब जो आज भी होता है। ठीक है, जलाना हिंदुओं के हिसाब से। आंशिक समाधान, आंशिक समाधान मतलब कि, मतलब उस इंसान की बॉडी को रख देते थे, फिर उसको पशु पक्षी खा लेते थे। ठीक है, उसका मांस वगैरह, वो जो हड्डी हड्डी बच जाती थी ना, फिर उसको दफनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद में होता था पूर्ण समाधान। ठीक है, मतलब कि उसको पूरा ज़मीन में गाड़ देते थे। अब देखिए, हड़प्पा काल में समाधान, विदेशी लोगों को दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ पे से मिला है हड़प्पा काल में। ठीक है, और रोपड़ में अपन को मिला है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, अपने को कहाँ से मिला है, रोपड़ से मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। तो कुछ लोगों के मत है, ठीक है, वो अपन देखते हैं। कुछ लोग का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। ठीक है,
क्यों मानते भैया? क्योंकि मोहनजोदड़ो से 38 नर कंकाल मिले। पर यार 38 नर कंकाल मिले हैं, आज कोरोना वायरस में ही बहुत सारे लोग अगर एक साथ मर जाएंगे तो कोई अकाल थोड़ी पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये एक मान्य मत था कि आर्यों का आक्रमण हुआ है, ठीक है। किस किस ने माना था? मार्टी और विलियम ने माना था, और गार्डन चाइल्ड ने माना था, ठीक है। विदेशी लोगों ने विदेशी बात कही थी, ठीक है, कि भैया आर्यों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद में पारिस्थितिक विक्षोभ एक बुक थी, द रूट ऑफ एंशंट इंडिया, ठीक है। फेयर सर्विस की एक बुक थी, पारिस्थितिक विक्षोभ द रूट ऑफ एंशंट इंडिया, ठीक है। उसमें भी कुछ ऐसी बातें करी गई थी। उसके बाद में जो दूसरा मत था वो था जलवायु परिवर्तन का, ठीक है। आर एन आइंस्टाइन ने बोला था, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना अपने, उन्होंने बोला था कि जलवायु परिवर्तन हो गया था। उसके बाद जो ये तीसरा मत था वो था बाढ़ का, ठीक है, कि भैया बाढ़ आ गई होगी वहाँ पे और सब डूब के मर गए। किन किन ने बोला था? बोला था मेके ने, लेमरिक ने, ठीक है, डेल्स ने। और सर्वाधिक लोगों द्वारा जो मान्य जो प्रमाण मिलता है ना, वो मिलता है बाढ़ का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में 7 स्तर तक का बाढ़ आया था, ठीक है। और जो भूकंप आया था कहाँ पे आया था? कालीबंगा में, ठीक है। तो देखिए, आज हमने, इसलिए अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा सबसे ज़्यादा मत आता है, कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई सा कारण में, और अगर आपको वहाँ पे बाढ़ दे रखा है ना, तो आँख बंद करके बाढ़ ही लगाना, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रमाणित है और यही मान्य होता है, ठीक है। देखिए, आज हमने हड़प्पा का पूरा ख़त्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद में अब अपन जो पढ़ेंगे, ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है, हड़प्पा के बारे में। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राखी गढ़ी के बारे में, धोलावीरा के बारे में, ठीक है। और भी जो जो चीज़ें बच जाएगी अपनी, ठीक है, जैसे चन्नूतड़ हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें के बारे में एक एक अलग अलग अपन सेपरेट सेपरेट देखेंगे, कि जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में पूरी एक अलग देख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद में चन्नूदड़ो के बारे में अपन पूरा एक टॉपिक अलग देखेंगे, लोथल के बारे में एक अलग देखेंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे बनावली के बारे में, ठीक है। पर ये सारा एक ही वीडियो में आएगा आपके, ठीक है। ये टॉपिक अलग अलग रहेंगे, पर ये कल एक ही वीडियो में, अभी अगला जो वीडियो आएगा आपका वो उसमें सारे एक ही टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि भैया अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार अपन देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी पता चल जाएगा, ठीक है। अपन ने आज शुरू किया था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा शुरू किया था, जो आता है ये रहा, यहाँ से देखते हैं अपन। हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, व्यवस्थित सभ्यता मानी जाती है इसको, प्रोटो हिस्ट्री में आती है, ठीक है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने नदी देखी थी, वांगो नदी देखी थी, सिंधु नदी देखी थी, जतलाव राज घाटी देखी थी, और नील नदी घाटी की सभ्यता अपन ने देखी थी। उसके बाद में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने 1922 में करी थी, ठीक है। नामकरण हमने देखे थे, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, और नगरीय क्रांति सभ्यता भी बोला जाता है। अब अपन ने देखा था कि C14 विधि देखी थी अपन ने। C14 विधि जो थी वो कौन सी थी? 2350 BC से लेके 1750 BC तक, ठीक है। और इसके कुछ ना कुछ इतिहासकार थे, जैसे सर मार्टिन ओमिलियर हो गया, DP अग्रवाल हो गया, मेके हो गया, मार्शल हो गया, ठीक है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के हमन ने वो देखे थे कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे रहते थे, ठीक है। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट लोग होते थे वो सिंधु क्षेत्र में रहते थे। भूमध्य सागरीय जो होते थे वो मेडिटेरियन सी के इधर रहते थे। मंगोलाइट जो थे वो उप हिमालय के उधर रहते थे। अल्पाइन जो रहते थे वो मध्य गंगा और निम्न गंगा के पास में रहते थे, ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा का उद्भव अपन ने देखा था, ठीक है। इसमें अपन ने डिफरेंस देखा था, ठीक है, लिपि के आधार पे, नगर नियोजन, ईंट, पूजा भवन, मोहर के आधार पे, ठीक है। उसके बाद में हमने संस्कृति देखी थी, कौन कौन सी संस्कृति होती है। बलूचिस्तान में थी कुल्लिनाल संस्कृति, राजस्थान में थी सोथी संस्कृति, चन्नूदड़ों में थी झुकर जाकर संस्कृति, हड़प्पा में थी सिंधु संस्कृति, ठीक है। उसके बाद में अपन ने भौगोलिक विस्तार देखा था इसका पूरा, ठीक है।
भौगोलिक विस्तार में क्या देखा था, जो नॉर्थ में था वो मांडा था, उसके बाद में जो ईस्ट में था वो आलमगीरपुर था, ठीक है। वेस्ट में जो था वो सुखांगडोर था, और नीचे जो था दक्षिण में वो था देमाबाद, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर हमने देखा था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था याद करने का, महाराधा, ठीक है। और अभी जो सबसे ज़्यादा है वो कौन है, राखीगढ़ी, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ विशेषता देखी थी, नगर नियोजन देखे थे, जो पश्चिमी भाग था वो ऊपर था, पूर्वी भाग जो था नीचे था, ठीक है। उसके बाद में कौन सा भाग दुर्गीकृत था, कौन सा नहीं था। सड़कें जो होती थी वो समकोण पे कटती थी, दरवाजे खिड़की जो होते थे वो बाहर की तरफ खुलते थे, ठीक है। नदी नाली वगैरह अच्छी थी, पर जो बनावली में नाली हमने थी नहीं, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था हड़प्पा में, पर अफवाद थे कहाँ पे, कालीबंगा में, वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। ये सारी हमने चीज़ें देखी थी। उसके बाद में हमने फिर हमने लास्ट में देखे थे महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। जैसे दास प्रथा थी कि नहीं थी भैया, प्रमाण मिला है। मातृ प्रधान था क्योंकि नारी मूर्ति मिली अपनों को, सती प्रथा थी, ठीक है। उसके बाद में लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, आभूषण पहनते थे वो शौकीन थे आभूषण के, सोने चांदी माणिक्य मिट्टी सीप आदि धातु सबके। जीवन निर्वाह के लिए वो कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार सब कुछ करते थे, ठीक है। जो व्यापार होता था सबसे ज़्यादा वो मेसोपोटामिया से होता था, ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में निर्यात और आयात करते थे। निर्यात क्या क्या करते थे वो, सूती वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात करते थे। खेतरी, कोलार और बततखा में चांदी, टीन, कर्नाटक में सोना, तांबा, राजस्थान में ये सारी चीज़ें वो आयात करते थे। उनको 9 फसलों का ज्ञान था, अपन ने पढ़ा था, गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, राई, सरसों, तिल, ठीक है। उसके बाद में पशु पालते थे वो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने मोहर देखी थी, ठीक है। उद्योग देखा था कि वो वस्त्र उद्योग में भी काम करते थे, ठीक है। उसके बाद में मोहनजोदड़ो में पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली थी, जो साल ओढ़े थी, तिपतिया अलंकरण में वस्त्रों पर कढ़ाई करी जाती थी। उसके बाद में मिट्टी के बर्तन वो बनाते थे, मापन के लिए फुट और क्यूबिक का इस्तेमाल वो करते थे, ठीक है। जो बाट होता था वो घनाकार में होता था, ठीक है। हथियार बनाते थे, कुल्हाड़ी, आरा, खुरपा, खुरपी, छुरा छुरी, बरछा आदि, ठीक है। जो मूर्तियाँ जो बनती थी वो बनती थी धातु, मिट्टी, पत्थर की, ठीक है। उसके बाद में जो मुद्राएं होती थी वो सर्वाधिक एक संघीय पशु की होती थी, ठीक है। वो जो मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है अपन को, पशुपति शिव की मिली है, और वो चेस खेलते थे, धार्मिक जीवन उनका अच्छा था, ठीक है। समाधान में भी अपन ने देखा था दाह संस्कार, आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान, और रोपण में मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। मतलब ये जो हड़प्पा खत्म आज हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अपन ने पतन का कारण देखा था। किसी ने बोला आर्यों का आक्रमण हो गया, किसी ने बोला जलवायु परिवर्तन हो गया, बाढ़ का था, भूकंप का था, और जो सबसे ज़्यादा मान्य था प्राप्त वो था बाढ़ का, ठीक है। इसी के साथ ही ख़त्म होता है। कल एक नया टॉपिक आएगा जिसमें अपन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धोलावीरा और भी जो बच जाएंगे सारों को एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अपने लास्ट में बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, यूपीएससी पॉइंट 8 से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, ताकि, और क्योंकि इससे बाहर अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारा निचोड़ है स्पेक्ट्रम का, सॉरी स्पेक्ट्रम का क्या, आर एस शर्मा, एन सी आर टी, ठीक है। ये सारी बुक को उनका निचोड़ है, इसमें आराम से देखें बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।